सर सुना है उज़ैर बलोच वज़ीर दाखिला भी बनना चाहते थे। बाबा का कहे या उज़ैर का कहे, बड़ा ख़ास एक लड़का था सिकंदर सिक्कू। लाइफ में मैंने पहली दफ़ा किसी डॉन को देखा था जो उसका प्रोटोकॉल था। सबसे पीछे था सिक्कू। वो एक गली से निकला, मैंने सिक्कू को, ऐसी कोई बात हुई हमारी तो मैंने सिक्कू को कहा कि मैंने कहा हाँ भाई ये भी मिनिस्टर वगैरह क्या MP वगैरह बनना है क्या है। तो उसने बड़ा हंसते हुए बड़ा कॉन्फिडेंस में जो है ना उसने बोला नहीं, होम मिनिस्टर। बसों से लड़के उतारे गए शनाख्त करके, ये क्या मैटर था सारा? ये समझ लें कि ऑफर्स दी जा रही थी कि जी ये अगर महाजिर है तो उसको 5,000 10,000 रुपये मिलेगा अगर आप किसी नॉर्मल महाजिर को सराउंडिंग से कहीं पर या बाढ़ देते हो। और अगर जैसे यूनिट इंचार्ज टाइप की कोई चीज़ है तो उस पर तो नई 125 मिलेगी। उस टाइम छोटे छोटे मोबाइल लोगों के पास ज़्यादा होते थे, उसके अंदर वीडियोज़ आती थी, भयानक दर्दनाक मौत दी जाती थी। ये वही वाली बात है कि जितना टेरर आप फैलाएंगे उतना ही आपका रेट हाई हो जाएगा। गैंग वॉर जो था वो आपको पता है उसकी एक हिस्ट्री रही है, सिर्फ मारना ही नहीं है, तड़पा के मारना है। इस हद तक वो अजियत, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि रेप भी करते थे लड़कों का। उज़ैर बलोच के पास सुना जाता है कि एंटी MQM जिसके अंदर महाजिर कौमी मूवमेंट के लड़के, उसके अलावा ANP के लड़के वो होते थे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, शाही सैयद, परवेज़ महमूद, आफाक अहमद, हकीकी को एंट्री दिलवा रही है कौन? गैंग वॉर। इवन कि आप ये बात करें सुन्नी तहरीक का लड़का भी था तो MKM वर्सेस सुन्नी तहरीक भी, MKM वर्सेस तो सभी हुआ है। यहाँ तक कि आप ये कहें कि एक वक्त में आके तो तालिबान से भी लड़ी। सर पीपल्स पार्टी इतना मजबूर क्यों हो गई थी कि गैंगस्टर्स के दिए हुए नाम के जो लोग थे उनको इन्होंने अपने शेल्टर के नीचे जाके इलेक्शन लड़वाए? ये ब्लैकमेलिंग भी एक चीज़ होती है, ठीक है। जब रहमान डकैत का इनकाउंटर हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है, फिर हम गए वहाँ पर तो उन्होंने बाकायदा हमें बड़ी सारी तस्वीरें दिखाई कि कौन कौन से पॉलिटिशियंस हमारे साथ राब्ते में रहे, कौन कौन से आता रहा, कौन कौन क्या करता रहा। तो ये जो ब्लैकमेलिंग का जो फैक्टर था ना, ये गैंगस्टर के अंदर शुरू से था। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे महाजिर बलोच लड़ाई के बारे में। ये महाजिर बलोच लड़ाई कब हुई थी और इनके पीछे कौन थे, और इसके अलावा आपको मुख्तलिफ अदवार के अंदर हमने देखा है कराची के अंदर कुछ ना कुछ तसादुम चलते रहते हैं, कभी रंग नस्ल होती है, उसके अलावा कौमियत के मामलात होते हैं। तो आज हम खास तौर पर बात करेंगे महाजिर बलोच जो लड़ाई हुई थी 2007 से स्टार्ट हुआ था और 2011 से 13 तक ये जारी रही थी। इसके अंदर बहुत से लोगों ने अपनी जानें दी और मासूम शहरियों की भी जानें गई। ये क्यों हुई थी, इसके पीछे कौन लोग थे, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं फराज खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर ये महाजिर बलोच लड़ाई थी या कोई और था इसके पीछे? देखिए अफराज, सबसे पहले तो हमें इसके बैकग्राउंड में जाने की जो है वो ज़रूरत है। ये महाजिर बलोच लड़ाई नहीं थी, बेसिकली ये एक सियासी लड़ाई आप उसको कह सकते हैं या उनके अस्करी विंग्स की लड़ाई कह सकते हैं। एक पॉलिटिकल गेम था और ये गेम की जो बिगनिंग थी, जो स्टार्ट था, वो 2001 के जो जनरल इलेक्शंस थे, ये वहाँ उससे पहले की जो थी ये उससे पहले ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी। अब आप पूछेंगे वो कैसे हुई। लड़ाई हमने देखी है 2011 में, जब बाज़ाब्ता तौर पे लड़ाई हुई, जंग हुई, फाइट हुई, गैंग वॉर वर्सेस MKM स्टार्ट हुआ। लेकिन इसकी तैयारी हुई 2011 के जनरल इलेक्शन से पहले। जनरल इलेक्शंस चूँकि उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ का टाइम था और MKM को पूरी सपोर्ट थी मुशर्रफ की गवर्नमेंट की, और फ्री हैंड, अब सब जानते हैं कि उसको फ्री हैंड था, बिल्कुल फ्री हैंड मिला हुआ था। और जब 2001 के जब जनरल इलेक्शंस स्टार्ट होने वाले थे तो उससे पहले ही MKM ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो मज़ाफ़ाती राब्ता कमेटी का क़याम अमल में लेके आई कि जो, क्योंकि शहर के बीचों बीच तो MKM थी, जो पॉश लोकेलिटीज़ थी वहाँ थी, जो सेंट्रल के एरियाज़ थे वहाँ पर MKM थी, लेकिन जो मज़ाफ़ाती इलाके थे, जो आउटस्कर्ट्स से आपके कराची के, वहाँ पर MKM नहीं थी।
वहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उनके पॉकेट्स थे, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के डोमिनेटेड एरियाज़ थे वो। तो चूँकि महाजिर कौमी मूवमेंट से आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो चुके थे, तो ज़रूरी ये था कि आपको सबको साथ लेके चलना था, और सबको साथ लेके चलने के लिए आप सबसे पहले एमकेएम के अंदर खुद एक कमेटी बनी, एक राब्ता कमेटी बनी, जिसका काम ये था, जिसको ये टास्क दिया गया था, उसमें कुछ प्रोमिनेंट उस वक्त के लीडर्स भी थे। उनको ये टास्क दिया गया था कि सबसे पहले वो मज़ाफ़ाती राब्ता कमेटी बनाएं, जो मज़ाफ़ात में रहने वाली, जो मुख्तलिफ़ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले जो कम्युनिटीज़ हैं, उनसे राब्तों में रहें, उनका ट्रस्ट जो है वो डेवलप करें उनके अंदर, और उनकी सपोर्ट हासिल करें, ताकि ये जनरल जो इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें हम अक्सरियत एमकेएम को हासिल हो सके। अच्छा, सेकंड स्टेप ये था कि मज़ाफ़ाती कमेटी के साथ साथ फिर उन्होंने एक और कमेटी तश्कील दी, और वो थी बलोच सिंधी राब्ता कमेटी। ठीक है, उसका ये काम था कि वो कमेटी भी जो बलोच और सिंधी जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहना, उनको सपोर्ट करना, और उनकी सपोर्ट लेना। उसके लिए यकीनन आपको पता है गिव एंड टेक का, हर चीज़ गिव एंड टेक पर होती है, तो कुछ अश्योरेंस उन्हें भी दी गई। ठीक है, और उनको इस तरह से अश्योरेंस दी गई कि आप जब इलेक्शंस होते हैं, तो उन इलेक्शंस में जो एक सीट होगी या एडवाइज़र की सीट होगी या जो अक़लियती भी सीट भी कह लें, कोई भी ऐसी सीट होगी, तो वो जैसे एडवाइज़र की दी बलोच सिंधी जो राब्ता कमेटी थी, उनको ये कहा गया कि आप अपनी पसंद का आदमी लाएं, जिसको आपको सेलेक्ट करना है, कोई बलोच है आप उसको लेके आएँ, और हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसको एडवाइज़र बना देंगे गवर्नमेंट में। सही। ठीक है, ये ऑफ़र्स दी गई। फिर उसके बाद ये सिलसिला गया पश्तून पंजाबी राब्ता कमेटी पे, ताकि ये नेटवर्क आपका जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का नेटवर्क था, वो कराची के सेंट्रल, क्योंकि ये एक इम्प्रेशन दिया जाता था कि एमकेएम एक सेंट्रल की पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पार्टी है, या कुछ आप और जो खारादार मीठा राजस्थान महाजिर डोमिनेटेड एरियाज जो थे, वहाँ की पार्टी है। तो ये इम्प्रेशन को तोड़ना था, और पूरे सबसे पहले जो करना था कैप्चर, वो कराची को करना था, पूरा इंटायर कराची को कैप्चर करना था। उसके लिए ज़रूरी ये थी कि मज़ाफ़ाती कमेटी बनाई जाए, बलोच सिंधी अक्सरियत में थे, उनकी कमेटी एक बनाई जाए, पश्तून पंजाबी भी अक्सरियत में थे, उनकी भी कमेटी बनाई जाए, तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाए, सबको अपने साथ रखा जाए। और फिर इसी तरह ये नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता कराची को जब कवर कर लेगा, तो फिर कराची से बाहर निकलेगा और दीगर देही इलाकों में, शहरी इलाकों में और पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा, जो हमने देखा भी कि बाद में जाके कि पंजाब के बहुत सारे ज़िलों में, आज़ाद कश्मीर में कुछ सीटें भी उन्होंने हासिल की, और वहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान में सीट हासिल की थी, गिलगित बल्तिस्तान में सीट हासिल की। बाकायदा कैंपेनिंग वहाँ पर हो रही थी, वहाँ पर अच्छा काम भी किया जा रहा था, जलसे जुलूस भी हुए। ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था, जो सारी चीज़ें देखने में आ रही थी। तो बेसिकली ये आगाज़ तो उस वक्त हो चुका था, लेकिन ये ऐसा था कि नज़रों से उझल था, क्योंकि हर सियासी पार्टी का एक ये राइट भी है कि वो अपनी सियासत को या सियासी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये सारी चीज़ें करे। अच्छा, चीज़ें कहाँ ख़राब होना शुरू हुई? चीज़ वहाँ जाके ख़राब होना शुरू हुई कि जब आप अच्छे लोगों को साथ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उन्होंने भी वो भी अपना फ़ायदा देखते हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी उनकी ज़रूरत होती है। तो अच्छे लोगों के साथ साथ जो है वो क्रिमिनल एलिमेंट्स वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, या वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रोच होना शुरू हो गए, या ज्वाइन करना शुरू हो गए, जिसमें अगर हम सर फहरिस्त नाम लें तो वो आता है अरशद पप्पू के जो वालिद थे हाजी लालू। वो भी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो है वो एमकेएम की तरफ उनका रुझान बढ़ना शुरू हो गया था।
तो यहाँ से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। फिर इलेक्शंस हुए, कुछ लोगों को, जैसे एक पुराना गोली मार की एक खातून थी, आई थिंक फौजिया उनका शायद नाम था, फौजिया बलूच, उनको भी खुसूसी निशिस्त पे जो है वो एमपीए बनाया गया एम के इधर। तो ये चीज़ें जो कमिटमेंट्स की गई थी वो कहीं ना कहीं पूरी भी की गई थी। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हो चुका था। नबील कबूल भी फिर इसी तरीके से एमक्यू में गए थे। वो तो बहुत बात की बात थी, सही, वो तो बहुत बात की बात थी। ये तो मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि जब लियारी गैंग वॉर जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ था। लियारी गैंग वॉर तो 2002 के एंड, या आप उसके कहें कि स्टार्ट में 2003 के स्टार्ट में हुआ था। हम कर रहे हैं 2001 के जनरल इलेक्शन से भी पहले की बात। सही, हाजी लालू के दौर हम की ये समझते हैं, आम तौर पे ये इम्प्रेशन जाता है कि लियारी में या जो गैंग वॉर वर्सेस जो है वो एमकेएम हुआ वो 11 के बाद से हुआ। लेकिन जो इन्फ्लुएंस था, या आप ये कह सकें कि एंट्री थी, वो साइलेंटली थी या जैसे भी थी, वो हो चुकी थी पहले से। वो 2001 उसकी से भी हो गई बुनियादें थी। पहले से जो थी वो डाली जा सर, चुकी थी। आम आवाम तक जब ये 2008 से 2007 से इस आगाज हुआ, जो लड़ाई लियारी गैंगस्टर्स की लड़ाई जब स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर पहला वाक्य कौन सा, ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? अच्छा देखिए, 2007 तक गैंग वॉर चला। अरशद पप्पू गैंग वर्सेस रहमान डकैत गैंग। चूँकि अरशद पप्पू तो था नहीं, वो जेल में था, तो उसके गैंग को ऑपरेट कर रहा था उसका जो राइट हैंड या दस्ते रास्त कहें उसको, या चीफ ऑपरेशनल कमांडर कहें, गफ़ार ज़िक्री। गफ़ार ज़िक्री उसको गैंग को लीड कर रहा था और अच्छा लीड कर रहा था। तो अल्टीमेटली बहुत टफ टाइम दिया ज़िक्री ने रहमान को। रहमान उस वक्त ज़िंदा था और बहुत लंबी गैंग वॉर चली। आखिरकार अल्टीमेटली 2007 में उसके एंड में एक पैचअप हो गया, अमन मुआहदा हो गया बिटवीन रहमान डकैत एंड गफ़ार ज़िक्री। गैंग वॉर लियारी से जो 2003 में शुरू हुआ था वो 7 के एंड में जाके खत्म हो गया। अब सब कुछ अमन वाला था, और अमन कमेटी तो ऑलरेडी 2004 में जो है वो कायम की जा चुकी थी, लेकिन इतनी फाल नहीं थी। रऊफ बलोच की सरबराही में जो है वो, और उज़ैर बलोच उस वक्त उसका सेक्रेटरी हुआ करता था, लेकिन उस वक्त इतनी फाल नहीं थी। काम वो अपना कर रही थी लेकिन इतनी फाल नहीं थी। फाल बेसिकली उस वक्त हुई रहमान के बाद, उज़ैर के टाइम पे, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के टाइम पर, जब वो होम मिनिस्टर थे। तो यहाँ तक तो सही था, ठीक है। 7 में जाके अमन मुआहिदा हो गया, दोनों ज़िक्री ने ज्वाइन कर लिया, एक ही पार्टी बन गए। अब लियारी में सिर्फ एक ही पार्टी थी, या एक ही गैंग था, या एक ही करता धरता था, वो था रहमान डकैत का गैंग, और कोई भी नहीं था। फिर 2008 आया, रहमान का इनकाउंटर हो जाता है। फिर कुछ चीज़ें आपस में इंटरनल जो है वो इश्यूज़ की हो जाते हैं, जिसमें रऊफ बलोच और उसके भाई अमजद लाशारी या दीगर के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि शक व शुबात होते हैं कि रहमान के मारे जाने में इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी चीज़ें चलती हैं। बहरहाल ये भी फिर एक वक्त के साथ साथ ये ख़त्म होती हैं। फिर वो उज़ैर उसका सक्सेसर बन जाता है। फिर अब एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, 2008 से पहले, 2001 से पहले से लेके 2008 के पहले तक एमकेएम पावर में थी। जनरल मुशर्रफ का टाइम था। टोटल अब आप कहें कि हुकूमती मशीनरी पूरी आपके साथ थी, तो आपका जो इन्फ्लुएंस था या आपकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, और आपके अगेंस्ट सारी अपोजिशन थी, लेकिन आप सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। अब उसके बिल्कुल अपोजिट होने जा रहा था। अच्छा, अब उसके बिल्कुल अपोजिट ऐसे होने जा रहा था कि मुशर्रफ का टाइम ख़त्म, जनरल इलेक्शंस हो गए 2008 के, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आ गई बीवी की शहादत के बाद। सही है। अब टोटल जो अपोजिशन थी वो पावर में आ चुकी थी, और जो पावर में थे वो अपोजिशन में जा चुके थे। वो गवर्नमेंट में भी आते थे, लेकिन वो
उनके मुकाबले में वो दौर नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा, वो ताकत नहीं रही, वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा आपका। तो अब चीज़ें बदलना शुरू हुआ। आपने कहा ना कि गैंग वॉर ये कैसे हो गया, तो वो ऐसे नहीं हुआ, ये बहुत अरसे से चल रही थी चीज़ें। लेकिन उस वक्त चूंकि पीपल्स पार्टी पावर में नहीं थी, उस वक्त काफ लीग की गवर्नमेंट थी, और जो है वो, लेकिन वो उस तरह से प्ले नहीं कर पा रही थी, रेजिस्टेंस कर रही थी, लेकिन वो उस तरह से अपना जो पावर शो था वो नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि एमकेएम ज़्यादा पावर में थी। तो इसी तरह जब इलेक्शन हो गए 2008 के, तो आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी ने अपने आप को दोबारा से मजबूत करना शुरू कर दिया। और फिर यही हुआ कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उस वक्त होम मिनिस्टर आए, और फिर कुछ लोगों को उन्होंने अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू किया, जैसे कि एएनपी शाही सैयद कह लें हम, परवेज़ महमूद साहब, उनको अपने साथ जो है वो ज्वाइन करना मिलाया अपने साथ। तो इसी तरह आफाक अहमद, जो लोग जो एंटी एमकेएम थे सारे, जो एंटी एमकेएम थे, वो सब एक जगह होना शुरू हो गए। कुछ मुलाकातें जेल में भी हुई, अच्छा, कराई गई उज़ैर से लोगों की। तो एक समझ एक सीन क्रिएट होने जा रहा था, एक पार्टी बनने जा रही थी, एक मूवमेंट बनने जा रही थी, एक समझ लें कि एक जो है वो एक बड़ी पार्टी इत्तेहाद बना गया, इत्तेहाद जो है वो एमकेएम के खिलाफ खड़ा किया एमकेएम के खिलाफ कर रहा था। तो वो ऐसा तो नहीं था 2008 के इलेक्शन हुए आज और कल जो है वो इत्तेहाद बन गया और परसों लड़ाई शुरू हो गई और नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आप जीत गए। उसके लिए भी उनको थोड़ा सा होमवर्क करना था, वो होमवर्क शुरू हुआ। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो एंटी एमकेएम थे, और जिनकी ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन भी होती है लोगों की, उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, जो उन्होंने 6-8 साल 10 साल जो वक्त गुजारा, तो वो सब, और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्टी थी पीपल्स पार्टी पावरफुल थी, तो वो इत्तेहाद पीपल्स पार्टी ही बना रही थी। अब उसके पीछे अगर किसी का हाथ हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन फ्रंट पे पीपल्स पार्टी थी जिनने सबको अपने साथ मिलाया अगेंस्ट एमकेएम। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़राब होने की तरफ जाने लगी। अब पहला वाक़या, जो चीज़ें तो चल रही थी, ये समझ लें कि अब चीज़ें जो है ना वो एथनिक बेसिस की तरफ भी जा रही थी, और जो कराची अनरेस्ट केस था, जो कराची बदअमनी केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब वो चीफ जस्टिस आ रहे थे, 12 मई 2007 का केस था, तो ये सारी चीज़ें ना जो एथनिक की तरफ जा रही थी, ये उसमें भी डिस्कस हो चुकी थी। तो अब सियासी जो गेम था उसको एथनिक जो है वो रंग देने की कोशिश की जा रही थी, पूरा गेम एक सिनेरियो बन रहा था। तो बहरहाल चीज़ें चल रही थी, अपना काम हो रहा था। इसी दौरान रमज़ान का महीना था, और गार्डन के लागे उस्मानाबाद से एक लड़के की बीहेडेड या सरकटी बॉडी जो है वो मिलती है। वो लड़का था, महाजिर लड़का था बेसिकली। अच्छा, जब ये बॉडी मिलती है, टेंशन्स ऑलरेडी आप तो हो चुकी थी ना, अब दोनों के दरमियान, एमकेएम के दरमियान, गैंग वॉर के दरमियान, क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का हाथ था उनके पीछे, तो ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल वर्सेस जो है वो गैंग वॉर वर्सेस, वो सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। सिचुएशन जो है वो वर्स पे वर्स, बस चिंगारी लगाने की जरूरत थी, बस वो एक आग की चिंगारी की ज़रूरत थी, तो बस वो एक बॉडी की सूरत में आपको मिल चुकी थी। दिन का टाइम था, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त एडिशनल आईजी कराची या उस वक्त सीसीपी हुआ करते थे सऊद मिर्ज़ा साहब। उस वक्त जो है ये बॉडी मिली और इम्प्रेशन यही दिया गया, हालांकि वर्षा की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की गई थी, जो उस लड़के की फैमिली थी उसकी जानिब से कोई भी ऐसा क्लेम या कोई ब्लेम नहीं किया गया था कि इसको गैंग वॉर ने मारा, ये सारी चीज़ें, लेकिन टेंशन्स ऑलरेडी थी, तो इम्प्रेशन यही गया कि इसको लियारी गैंगस्टर ने मार दिया, सही, अगवा करा, उसकी गर्दन काटी, इसको तशद्दुद किया और इसकी लाश फेंक दी वहाँ। यहाँ से चीज़ें ख़राब, असल जो चीज़ ख़राब होना शुरू हुई वो यहाँ से हुई। ये 2011 की बात है। अब उसके रिएक्शन में
3 बलोच लड़कों की बॉडीज मिल जाती हैं। ये कहाँ से मिलती हैं? यही ये जो गार्डन आपका जो ओल्ड सिटी एरिया है यहाँ से मिल जाती हैं। ये बलोच लड़के थे, उनको भी इसी तरह तशद्दुद फायरिंग करके मारा जाता है। अल्टीमेटली यही इम्प्रेशन गया कि ये उसका रिएक्शन है। अब इसको किसने मारा, यही इम्प्रेशन जा रहा है एमकेएम ने मारा। उसको किसने मारा, गैंग वॉर ने मारा। इनको किसने मारा, एमकेएम ने मारा। बस वही वाली आपकी बात कि चिंगारी की जरूरत थी, वो चिंगारी लग चुकी थी और वो आग और शोले भड़कना शुरू हो चुके थे। बस ये जो ओल्ड सिटी जो सराउंडिंग सी लियारी की, यहाँ से कहानी शुरू होती है एक बॉडी से, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद तो फिर आपने देखा कि शहर का शायद ही कोई इलाका होगा, शायद ही कोई ऐसा पॉकेट होगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने नहीं देखी हों। सर मुझे ये बताएं, उसके बाद हमने ये भी देखा कि बहुत से जो उर्दू स्पीकिंग थे या उर्दू बोलने वाले लोग थे जिनकी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स की ड्यूटियां वहाँ लगी हुई थी लियारी के अंदर, वो वहाँ नहीं जा पा रहे थे। अच्छा, वो अगर जो गया है वहाँ नौकरी करने के लिए, उसको वहाँ से उठा लिया गया। उसके बाद हमने देखा बसों से लड़के उतारे गए शनाख्त करके। ये क्या मैटर था सारा? अच्छा, ये बड़े मजे की बात है कि उस वक्त बाकायदा ये समझ लें कि ऑफर्स दी जा रही थी, प्राइस मनी रखी जा रही थी कि जी ये अगर महाजिर है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको और ये जेन्युइन किस्से हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, ये सुनी सुनाई नहीं है। अगर कोई महाजिर है तो उसको 5,000 10,000 रुपये मिलेगा अगर आप किसी नॉर्मल महाजिर को सराउंडिंग से कहीं पर या बाढ़ देते हो। और अगर कोई एमकेएम वाला है तो उस पे जो है वो प्राइस मनी ज़्यादा है या रिवॉर्ड कह लें आप। और अगर जैसे यूनिट इंचार्ज टाइप की कोई चीज़ है तो उस पर तो नई 1 to 5 मिलेगी। एक महाजिर या एक एमकेएम वाला लाओ और 1 to 5 ले जाओ जी, ये बड़ा मशहूर तो नारा बन गया था। जी बिल्कुल, तो ये चीज़ें होना शुरू हुई थी और क्यों कोई नहीं चाहेगा कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे। और इस मौके पे, ऐसे मौके के ऊपर जब आपको बिल्कुल ही टोटली फ्री हैंड मिला हो, रियासत की या रियासत की मशीनरी की आपको टोटल सपोर्ट हो, आपका अपना होम मिनिस्टर हो, आपकी अपनी पुलिस हो, तो क्यों ना कोई इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, बल्कि आप नहीं करोगे तो शायद आपको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप करेंगे कुछ तो आपको उसके एज अ रिवॉर्ड जो भी चीज़ है वो मिलेगी। सर कराची के अंदर उस वक्त ये हालात हो गई थी, आपने भी रिपोर्टिंग की कि सेंचुरी कंप्लीट होती थी। ये क्या मैटर था? और उसमें से फिर आप लोग ये भी लगाते थे इसमें कितने महाजिर हैं, कितने बलोच हैं, क्या मैटर है? अच्छा, ये बेसिकली ये जब गैंग वॉर वर्सेस एमकेएम जब ज़्यादा पीक पे अपनी जो है वो जाना शुरू हुआ, तो वही वाली बात कि एक कंपटीशन की एक जो लहर थी वो शुरू हो गई। कितने लोग मारे जाएंगे, कौन कितने मार रहा है, हमारे इतने मार दिए गए, हम इतने मार देंगे, तो ये चीज़ें होना शुरू हो गई थी बाकायदा। और ये अगर हम इससे हट के बात करें तो ये हर दौर में रहा है। अगर आप एएनपी के साथ बात करेंगे उस वक्त भी ये चीज़ें होती थी, गैंग वॉर वाली बात करेंगे तो उस वक्त भी ये चीज़ें हुआ करती थी। तो ये चीज़ें बहुत हुई हैं और बाकायदा कंपटीशन वाली सिचुएशन हुआ करती थी, विनिंग सिचुएशन होती थी कि विनिंग सिचुएशन किसकी है अभी, आज ज़्यादा कौन मारे गए, किसने ज़्यादा मारे, कौन ज़्यादा हैवी रहा, कौन ज़्यादा पावरफुल रहा, क्योंकि आपको अपनी पावर शो करनी थी। जब आप जितना ज़्यादा सामने वाले को डैमेज देंगे या जितना नुकसान पहुंचाएंगे, जितने लोगों को मारेंगे, लाजमी बात है कि फिर आप विनर तो आप ही होंगे ना, तो आप ही की दहशत ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि सारा गेम था टेरर का। जो जितना ज़्यादा ताकतवर होगा या जितने ज़्यादा लोगों को मारेगा, जितनी ज़्यादा खौफनाक मौत देगा या उनके घर जलाएगा या उनके कारोबार तबाह करेगा, वो उतना ही ज़्यादा जो है वो टेरर क्रिएट करेगा। और जितना ज़्यादा टेरर क्रिएट करेगा तो उतना ही वो पावरफुल कहलाएगा, यानी समझ लो उसका रेट हाई हो जाएगा। सर ये ऑल ओवर कराची में होते थे
लोगों को उठा के ले जाया जाता था। देखिए, अच्छा, दूसरी चीज ये स्लीपर सेल या जिधर ये जाके वारदात करते थे, लियारी के अंदर से हमने देखा उस टाइम छोटे छोटे मोबाइल लोगों के पास ज्यादा होते थे, उसके अंदर वीडियोज आती थी, भयानक दर्दनाक मौत दी जाती थी, उसकी वीडियोस वायरल की जाती थी। ये क्या मैटर था सर? ये वही वाली बात है कि जितना टेरर आप फैलाएंगे उतना ही आपका रेट हाई हो जाएगा, आपकी इतनी ही वैल्यू हो जाएगी। और यकीन माने ऐसी ऐसी वीडियोस आती थी कि क्योंकि सोशल मीडिया तो इतना आम नहीं था, मोबाइल्स भी ऐसे सच उस वक्त इस दौर में इतने नहीं थे, ब्लूटूथ चलता था, ब्लूटूथ का ज़माना था। और इसी तरह जो छोटी छोटी स्क्रीन पे अजीब सी ग्राफिक्स के अंदर हम वो जो है वो वीडियोस देखा करते थे, लेकिन उस पर भी नहीं देखा जाती थी। इस हद तक वो अजियत, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि रेप भी करते थे लड़कों का, बाकायदा उनका रेप किया जाता था और हर तरह से उनको टॉर्चर किया जाता था। और बस बहुत मतलब दर्दनाक मौत जो है वो दी जाती थी, और वो वीडियोस जो है वो वायरल की जाती थी। वो जैसे भी उस टाइम पे ब्लूटूथ के ज़रिए वायरल हो रही है, वायरल उस वक्त भी हुआ करती थी। जिंदा काटा भी जाता था सर, हर तरह से जो है वो टॉर्चर किए, क्योंकि गैंग वॉर जो था वो आपको पता है उसकी एक हिस्ट्री रही है कि सिर्फ मारना ही नहीं है, तड़पा तड़पा के मारना है, एक ऐसी अजियतनाक मौत देनी है। क्योंकि हर बात फिर घूम फिर के वहीं आती है कि जितना ज़्यादा जालिम आप अपने आप को शो करेंगे उतने ही आप मजबूत कहलाएंगे। सर ये नशे की हालत में मारते थे लोगों को? उस वक्त तो तरियाक का कहते थे, जैसे अच्छा। आज आप आइस की बात करते हैं ना, तो उस वक्त तरियाक इनको कहते थे, तरियाकी। अच्छा। हाँ, जो भी तरियाक का नशा किया करता था वहाँ पर, या तरियाक यूज़ किया करता था, उनको तरियाकी का एक वर्ड था जो यूज़ किया जाता था, तरियाकी। और ये मोर्चों पे भी जब बैठते थे या जब ये फाइटिंग किया करते थे, जब इनकी गैंग वॉर हुआ करती थी, इंटरनल गैंग वॉर, तो उस वक्त भी ये बगैर इसके नहीं रह सकते थे। तो जो पॉपुलर ड्रग्स थी वो उस वक्त की, वो तरियाक थी। नशे वो और भी करते थे, ड्रग्स वो और भी यूज़ करते थे, हर तरह की ड्रग्स यूज़ करते थे, लेकिन जो कॉमन या पॉपुलर कहेंगे वो तरियाक था। अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं उज़ैर बलोच पे। उज़ैर बलोच साहब ने ओहदा संभाल लिया, जानशीन बन गए रहमान डकैत के। उसके बाद उज़ैर बलोच के पास सुना जाता है कि एंटी एमकेएम, जिसके अंदर महाजर कौमी मूवमेंट के लड़के, वो महाजर लड़के ही होते थे, उसके अलावा एएनपी के लड़के वो होते थे, और ये एमकेएम किसको सपोर्ट करती थी? अच्छा देखें, जब एमकेएम गवर्नमेंट में थी मुशर्रफ टाइम पर, तो किसका सवाल था? हकीकी का सवाल था। ऐसे ही तो हकीकी को भी तो कुछ ना कुछ करना था, बदला लेना था। बदला तो ये सेकंड ऑप्शन था ना। पहला ऑप्शन तो ये था कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, सही है, अपने आप को सेफ करना था। कुछ लोग हाइडिंग में चले जाते थे, कुछ अंडरग्राउंड चले गए, कुछ शहर छोड़ के चले गए, क्योंकि आम तौर पे वो लड़के मारे जा रहे थे और उनके लीडर्स भी बड़े मारे गए। यहाँ तक कि कोई जेल में गया, किसी से मुलाकात करने रास्ते में मारा गया। ये बहुत केसेस हुआ करते थे, डेली बेसिस पे हम ये देखते थे कि यार कोई अगर मुलाकातें ख़त्म हो गई थी, जो हकीकी के लड़के उस वक्त जेल में हुआ करते थे, तो उनसे लोगों ने, जो उनके प्यारे थे या उनके अपने पार्टी के लोग थे, उन लोगों ने मुलाकातें करना छोड़ दी थी उस वक्त, क्योंकि ये एक नेटवर्क था जो काम किया करता था, जो सर्विलेंस पे होता था, रैकी पर होता था। जो कोई मुलाकात करने गया वो वहाँ से उसको पीछे से फॉलो करते थे, फॉलो करके रास्ते में मार दिया करते थे। तो ये वक्त भी था, हमने देखा। तो हकीकी को भी तो कहीं ना कहीं शेल्टर चाहिए था, कोई प्रोटेक्शन चाहिए थी, तो हकीकी लियारी गैंग वॉर की तरफ गई। ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ, रहमान की ज़िंदगी की बात। अच्छा, जिंदा होने की 3-4 की बात बता रहा हूँ, 2003 और 4 की। उस वक्त तक हकीकी जा चुकी थी। कैसे गई थी, ले जाई गई थी, ये अलग सवाल है, लेकिन ये आपस में एक हो चुके थे। अब रहमान के पास 2 टास्क थे। एक तो ये जो चैलेंज थे, आप टास्क कह लें, एक तो ये था कि सबसे पहले उनको प्रोटेक्शन देना कि जो आए हैं, और सेकंड ये था कि कहीं ना कहीं जब वो ये देख रहा था कि पप्पू या हाजी लालू को एमकेएम सपोर्ट कर रही है। अच्छा, इसमें एमकेएम सपोर्ट करती थी? जब गैंग वॉर स्टार्ट हो चुका था ना, ठीक है, तो
ये बातें बहुत बाद में सामने आना शुरू हुई। 8 के बाद से ना थोड़ा सा इम्प्रेशन मिलना शुरू हुआ था कि एमकेएम सपोर्ट कर रही है, लेकिन शुरू से था ये सिलसिला। तो जब रहमान ने देखा कि पप्पू को कहीं ना कहीं सपोर्ट एमकेएम कर रही है। एमकेएम एक सियासी पार्टी की है और एक ताकतवर सियासी पार्टी की है, और लेकिन उसको भी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी उस वक्त इतनी पावर में नहीं थी, पावर में ही नहीं थी, गवर्नमेंट में ही नहीं थी, तो जला पावर में वतन थी कहाँ से थी। बीबी भी। तो बहरहाल ये है कि लेकिन सपोर्ट तो फिर भी थी ना, तो इसलिए रहमान ने अपने आप को मजबूत भी करना था। तो अल्टीमेटली जैसे भी उनका मिलाप हुआ, वो खुद से आए या रहमान ने अप्रोच करा या कोई थर्ड पार्टी थी जिसने उनको उनका पैचअप करवाया। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर रहमान ने एक तरफ उनको प्रोटेक्शन देना शुरू किया, और उसके साथ साथ फिर उनको यूटिलाइज भी करना शुरू किया। लेकिन रहमान ने जो यूटिलाइज किया वो विद इन लियारी किया, लियारी से बाहर नहीं लियारी गई। से बाहर नहीं किया। उस वक्त तक सब कुछ लिमिटेड था। रहमान ये कह सकते हैं कि बड़ा कोई समझदार आदमी था, और ऐसा नहीं था अगर आप उसका कंपैरिजन करें उज़ैर के साथ तो उसका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो यानी कि रहमान की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत थी। अच्छा सर, उसने सिर्फ उस वक्त ये सोच लिया था कि अभी इनको सिर्फ प्रोटेक्शन देनी है, तो उनको लियारी की हद तक महदूद रखा हुआ था। लेकिन लियारी की हद तक महदूद रखा हुआ था ना, उस वक्त तक आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, आपके पास वो सपोर्ट नहीं थी, वो पावर नहीं थी। लेकिन फिर भी जब आप देख रहे हैं कि सामने जो आप जिससे लड़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं किसी पार्टी की सपोर्ट है, तो फिर उसने भी इन लोगों को सपोर्ट करना शुरू करा। सपोर्ट करने के साथ प्रोटेक्शन के साथ यूटिलाइज करना शुरू किया, लेकिन विद इन लियारी था। ये सारी चीज़ें नॉर्मली टुक टुक चलती रही थी। फिर पप्पू अरेस्ट हो जाता है, जिक्री आ जाता है, जिक्री के साथ एक गैंग वॉर चलता रहता है। फिर वो अल्टीमेटली 2007 में जाके जो है वो एक अमन मुआहदा हो जाता है, सब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लियारी जो है वो टोटली पीसफुल एक जो है वो एरिया लोकेलिटी बन जाता है। अब कोई गैंग वॉर लियारी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, वो रहमान की पार्टी है। और रहमान के उस दिनों थोड़ा सा अपना इम्प्रेशन चेंज कर रहा था, एक सोशल वर्कर की तरफ जा रहा था, तो ये भी एक इम्प्रेशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा था। अमन कमेटी को थोड़ा सा फ़ाल करना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि बनी वो 2003-04 से थी, लेकिन अब फ़ाल होना भी शुरू हो गई थी। सर अब जुल्फ़कार मिर्ज़ा पे आ जाते हैं। जुल्फ़कार मिर्ज़ा के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं एमकेएम की जानिब से कि इन्होंने 2 लाख से ज़ायद लाइसेंस दिए, इनको गैंगस्टर्स को लियारी किया, और उसके बाद उन्होंने सपोर्ट भी किया, और उसके साथ उन्होंने इनको ये टास्क भी दिया है कि आपने एमकेएम के अस्करी विंग को किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो ये थोड़ा सा जो माहौल था, ये सिनेरियो था, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए वहीं से फिर हम वहीं से शुरू करेंगे कि जब 2008 के इलेक्शंस हुए, तो उस इलेक्शन के बाद आपने अपना होमवर्क शुरू करा अगेंस्ट एमकेएम। क्योंकि वो एक पावरफुल थी, एक सही इक़्तिदार है, में एक वो टाइम से रह के आई इक़्तिदार थी। में थी, पूरी इतनी सपोर्ट थी, हर तरह से सपोर्ट थी। तो अब आपके पास वो सपोर्ट आना शुरू हो गई थी, जो स्टेट मशीनरी थी वो आपके हाथ में आ गई थी। आपके पास इतनी पावरफुल सीट थी, होम मिनिस्टर की सीट थी, सबसे ज़्यादा पावरफुल। और फिर आपने एक सिंडिकेट बनाया, उस सिंडिकेट में आपने उन सारे को रखा जो एमकेएम के राइवल्स से, या एमकेएम कहीं ना कहीं उस दौर में उन लोगों को नुकसान पहुंचाती रही। तो वो और उनके अंदर खुद से भी फ्रस्ट्रेशन थी, एक बदले की समझ लें, एक आग थी या एक नफ़रत थी, जो सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने क्या किया, एएनपी उस वक्त अपने अरूज पर थी, शाही सैयद का एक अपना एक उनको औरा था सपोर्ट उस वक्त। पीपल्स पार्टी सपोर्ट भी कर रही सही थी। है, तो पीपल्स पार्टी, शाही, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, शाही सैयद, परवेज़ महमूद, ठीक है, तो ये आफाक अहमद, तो ये सब आपस में मिलना शुरू हुए। इन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म करना शुरू किया अगेंस्ट एमकेएम।
एक तरफ वही असले वाली बात, लाइसेंस वाली बात कि अगर लड़ना है तो उसके लिए वेपन तो चाहिए होगा, तो आपने इस तरह से जो है वो उनको प्रोवाइड करना शुरू करे, लाइसेंस इशू किए ताकि उनके पास वेपन्स आए, कानूनी काम करके दिया। कानूनी काम जो आप जिस तरह से कर सकते थे, एक चीज़। दूसरी ये कि आपने जो हकीकी का लड़का था उसको एक्टिवेट करना शुरू किया। अब लियारी की बात नहीं थी, अब पूरे शहर की ऑल बात ओवर थी। कराची का राज ठीक करना है, तो अगर आप वो थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि जो लांडी कोरंगी के एरियाज थे वहाँ पर हकीकी ने दोबारा से एंट्री, उन दिनों एंट्रियां बड़ी मारना ये था। खबरें आती थी कि यार वो हकीकी ने एंट्री दे दी, एंट्री की कोशिश करी, तो वो कौन दिलवा रहा था? वो गैंग वॉर दिलवा रहा था, उसकी सपोर्ट थी। और गैंग वॉर के पीछे सपोर्ट किसकी थी? पीपल्स पार्टी की पीपल्स जुल्फ़िकार पार्टी मिर्ज़ा। थी। पीपल्स पार्टी का जो करता धरता उस वक्त कौन था? जुल्फ़िकार जुल्फ़िकार मिर्ज़ा। मिर्ज़ा था। तो ये वक्त भी हमने देखा कि हकीकी को एंट्री दिलवा रही है कौन? गैंग वॉर। तो इसी तरह जो एनपी के लोग थे, इसी तरह हकीकी के लोग थे। इवन कि आप ये बात करें सुन्नी तहरीक का लड़का भी था, क्योंकि जी। हकीकी सिर्फ जो है वो गैंग वॉर में नहीं गई थी, हकीकी उस वक्त सुन्नी सुन्नी तहरीक में तहरीक भी में गई भी थी, गई थी। शेल्टर लेने के लिए तो हर किसी शेल्टर जगह। तो आपको कहीं ना कहीं चाहिए था ना, तो आप मुख्तलिफ जगह जिसको जहाँ जहाँ मौका मिल रहा था वो वैसे वैसे ले रहा था। तो जब आप सुन्नी तहरीक की तरफ भी गए थे तो सुन्नी तहरीक के में भी तो आपके कनेक्शन बने थे ना। और फिर जो फाइट हुई, या अगर हम माजी देखें या उस वक्त को देखें, तो एमकेएम वर्सेस सुन्नी तहरीक भी, एमकेएम वर्सेस तो सभी हुआ है, सबके खिलाफ हाँ। करे हैं। एक वाहिद जमात थी जो सबसे लड़ी थी। लड़ी है अपने वक्त में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या हकीकी हो, सुन्नी तहरीक एएनपीओ। हो, एएनपी हो, यहाँ तक कि आप ये कहें कि एक वक्त में आके तो तालिबान से भी लड़ी। तो एक जंगजू पार्टी बन चुकी थी, अब वो लड़ी थी, लड़ाई जा रही थी, जो भी था व्हाटएवर, वो एक अलग इशू था, लेकिन अच्छा वो लड़ी सबके साथ। सर, ये सारे जो आपने 5 से 6 इत्तेहाद बनाए, ये सारे उज़ैर बलोच के अंडर थे? जी, मैंने अच्छा। बताया ना कि उस मुलाकातें कुछ जेल तक में ले जाके करवाई गई। फारूक सत्तार ने इल्जाम भी लगाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हमारे सियासी कारकुनान को जेल के अंदर उनके ऊपर वो ताकत के थ्रू उनको पार्टी बदलने का कहा जा रहा है। देखिए ना, इन्फ्लुएंस तो आपको हर जगह इस्तेमाल करना था ना। मैंने बताया कि कहीं जहां आप उनको लीगली या ऑफिशियली लाइसेंस की सूरत में, आम लाइसेंस की सूरत में वेपन्स है। वेपन्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो कहीं आप हकीकी को यूटिलाइज कर रहे थे, कहीं आप सुन्नी तहरीक को यूटिलाइज कर रहे थे, कहीं आप परवेज़ महमूद वाला जो एक नेटवर्क था उसको जो है वो लोग समझते हैं, परवेज़ महमूद का जो नेटवर्क था या परवेज़ महमूद की क्या शख्सियत थी वो लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। तो वो उस नेटवर्क को भी उन्होंने जो है वो एक्टिवेट किया, तो एएनपी वाला भी एक्टिवेट किया, और जहाँ जहाँ से वो डैमेज कर सकते थे एमकेएम को तो वो जेल में भी गए। तो कोई चीज़ वो भी नहीं छोड़ रहे थे, जो जो चीज़ें उनके साथ हो चुकी थी वो समझ लें कि अब वो रिपीट हो रही थी इनके साथ। सर लियारी के अंदर, अब हम लियारी की बात कर लें, ये महाजर बलोच लड़ाई चल रही है, इसके दरमियान अक्सरियत आपको पता है कुछ इलाकों के अंदर, लियारी के अंदर भी महाजरों की है। अच्छा, उस वक्त इनकी जो आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी उसके अंदर ये लोग इलाकों के ऊपर हमला करते थे, कब्जे करते थे, ये क्या मैटर था? अच्छा, पहले इससे पहले ना एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे हमने बताया ना कि 2001 के जो जनरल इलेक्शन से उससे पहले ही तैयारी शुरू हो चुकी थी, मज़ाफ़ाती कमेटियाँ बनाई जा रही हैं और ये बलोच, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। इसी तरह फिर जब आपकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो फिर आपने भी वो सब चीज़ें जो है वो बाकायदा उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की। इसी तरह आपने जो हकीकी के इलाके थे वहाँ पर हकीकी को ऑन किया, ठीक है, ऑन भी किया, ऑन भी किया, अच्छा। ठीक है। और इसी तरह जो बलोच पॉकेट्स थे उनको भी किया, उनको भी ऑन किया, ऑन किया, पहले ऑन किया फिर उनकी फिर ऑन किया। अब आपने उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड की, वेपन्स प्रोवाइड किए, पैसा प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट मशीनरी जो स्टेट मशीनरी थी वो आपने उनको दी। इसी तरह जो एएनपी थी, पठान पश्तून जो थे
जो क्रिमिनल एलिमेंट्स खास तौर, ये सारी ज़्यादातर जो बात हो रही है ना, ये हो रही है जो इन पार्टीज़ के अंदर जो अस्करी विंग जिसको कहते हैं, मिलिटेंट विंग, ये सारे वो ऑपरेट हो रहे थे, वो एक्टिवेट हो रहे थे, वही यूटिलाइज हो रहे थे, वही ऑन हो रहे थे, वही ऑन हो रहे थे। तो ये सारे जितनी भी गैंग से, इसीलिए परवेज़ महमूद का बार बार जिक्र किया जा रहा है। अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहरहाल जो है वो ये सारी चीज़ें जैसे आपने तैयारी शुरू की थी, वैसे अब इन्होंने भी तैयारी शुरू कर शुरू की। अच्छा, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या था? फ़र्क ये था कि अब इन्होंने जो तैयारी शुरू की वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए की, और उस मजबूत पार्टी के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट भी आ गया। लेकिन जब आपने, बस पार्टी ने ये जो प्रैक्टिस थी वो की, तो आपने पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं की, आपने क्रिमिनल्स को, जो उनका नेक्सस था, उसको मजबूत करने के लिए उनको यूनाइट किया, उनका एक इत्तेहाद बनाया, और एक पार्टी के अंदर, जैसे लोग अक्सर व बेशतर उस वक्त, मुझे याद है, लोग ये बड़ी बहस किया करते थे और बड़ा डिस्कस किया करते थे, एमकेएम और गैंग वार एक ही चीज़ है। तो मैं अक्सर उस वक्त यही कहा करता था कि यार एक माइनर सा फ़र्क है, जो वही माइनर फ़र्क मेजर फ़र्क है, सिर्फ समझने की देर है। मिलिटेंट विंग एमकेएम के अंदर था, मिलिटेंट विंग विद इन एमकेएम, ठीक है, और जो गैंग वॉर था, ठीक है, गैंग वॉर के अंदर एक पॉलिटिकल विंग था, यानी कि गैंग विद इन गैंग वॉर पॉलिटिकल विंग। तो ये छोटा सा फर्क था जो बहुत बड़ा फर्क था, लेकिन लोग नहीं समझते थे। भाई एमकेएम एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके अंदर एक साइड में एक मिलिटेंट विंग था जिसको अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन गैंग वॉर जो था वो बेसिकली था ही वो गैंग वॉर मिलिटेंट विंग ही था। अब सारे गैंगस्टर थे उसमें, और जिसको हम ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी का आप ये मिलिटेंट विंग कह लें, उस मिलिटेंट विंग ने अपने अंदर एक पॉलिटिकल विंग निकाला जिसको उन्होंने नाम दिया पीपल्स अमन कमेटी का। तो वो एक सियासी पार्टी कैसे हो सकती है? आप सियासी पार्टी वर्सेस गैंग वॉर थे, या आप ये कह लें कि आप गैंग वॉर वर्सेस सियासी पार्टी के मिलिटेंट विंग थे। ये था बेसिकली एमकेएम वर्सेस गैंग वॉर नहीं था, लियारी गैंग वॉर वर्सेस एमकेएम मिलिटेंट विंग। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन समझने के लिए काफी है, ये बहुत बड़ा फर्क। सर, कच्छियों के इलाके में लोग कब्जा करते थे, कच्छियों के घरों पे हमला करते थे, वो क्या मैटर था? अब ये वही है, जब आपने देखे हर चीज का रिएक्शन था, एक्शन रिएक्शन। जो आपने 2001 से स्टार्ट किया वो आपने 2008 के बाद देखा। जब 2008 में आपने देखा कि यार ये तो पूरे शहर को कैप्चर कर रहा है पीपल्स पार्टी, चाहे वो एएनपी के मिलिटेंट विंग हो, या फिर वो गैंगस्टर ही हो, या वो ड्रग पैडलर्स हो, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हो, ये सारे जो है वो पूरे शहर में जो है वो को कैप्चर कर रहे हैं। जितने पॉकेट्स हैं इनके वो सारे कैप्चर इन्होंने कर लिए। वहाँ से जहाँ जहाँ इनके नियरेस्ट पॉइंट हैं, चाहे वो हुसैनाबाद हो, चाहे वो अजीज़ाबाद हो, यहाँ तक पहुँच गए थे। 90 के किसी पान वाले को नहीं छोड़ रहे थे, इतने पावरफुल हो गए थे, इतने हो गए थे। वहाँ तक भत्ते की पर्ची जा रही थी, आलू फेंके जा रहे थे। बेसिकली वो हैंड ग्रेनेड को आलू कहते थे उस वक्त, एक नॉर्मल एक लैंग्वेज में जो उनकी थी, तो वो था कि आलू 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 फेंक दो, आलू फेंक दिया, सही है। तो वो वहाँ तक 90 तक पहुँच चुके थे सर। वो तो कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई जगह नहीं छोड़ रहे थे। और एमकेएम तो जब उन्होंने ये देखा बहरहाल कि यार ये तो सब जगह पहुँच रहे हैं, तो आपको भी तो सेक्शन का रिएक्शन देना था। तो उसके लिए आपने कच्ची राब्ता कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। कच्ची राब्ता कमेटी को जो सपोर्ट हासिल थी, जो बैक एंड पे, वो थी गफ़ार ज़िक्री की, अरशद पप्पू गैंग की, क्योंकि ज़िक्री साथ के बाद, रहमान के मरने के बाद फिर इख्तलाफात हुए और वो छोड़ के निकल गया था वहाँ से, और फिर वो वापस आया और वो ज़हर के ख़िलाफ़ ही आया। तो वो जब वहाँ पर आया तो फिर उसने वो केआरसी को
सपोर्ट करना शुरू किया। अच्छा फराज भी, मुझे ये बताएं आप, ये जो कच्ची राब्ता कमेटी थी ये क्यों बनाई गई थी? बेसिकली जो दियारी के सराउंडिंग्स से खारादर, मीठादर, जो आप ये कहें कि ओल्ड सिटी एरियाज थे, जब इनको गैंगस्टर्स ने टारगेट करना शुरू किया और ये समझ लें कि जब ये भत्ते की पर्चियां जाना शुरू हुई, ताजिर जो कम्युनिटी थी वो परेशान होना शुरू हुई, तो उसके बाद ज़रूरत थी कि कोई इनको रोके और जो एक्सटॉर्शन का सिलसिला है वो किसी हद तक ख़त्म हो। उसके लिए बाकायदा अब एक पीपल्स पार्टी के लीडर कादिर पटेल, उनके घर में बाकायदा एक मीटिंग हुई और उनके बंगले में जो है बाकायदा KRC का क़याम अमल में लेके आया गया। वजह ये थी कि अगर अब ये सवाल है कि भाई कादिर पटेल क्यों जो है वो तो खुद पीपल्स पार्टी के और वो है पीपल्स पार्टी की जो सपोर्ट करदा जो एक गैंगस्टर ग्रुप है उसके ख़िलाफ़ कैसे वो का। उसकी वजह ये थी कि कुछ चीज़ें अंदरूनी तौर पे ख़राब भी हो रही थी, विद इन पीपल्स पार्टी भी चीज़ें ख़राब हो रही थी। वो इस तरह से कि भाई गैंगस्टर्स जो है वो अब गैंगस्टर्स को पूरी पीपल्स पार्टी तो सपोर्ट नहीं कर रही थी ना, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स से पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो ऐसे लीडर्स से जो गैंगस्टर्स के बहुत ज़्यादा करीब थे और जो करीब थे वो तो फ़ायदे में थे, लेकिन जो थोड़ा सा फासले पे थे वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली नुकसान में जा रहे थे या उनकी ईगो को हर्ट कर रहे थे या उनके जो वो अपने ज़ाती मफादात थे वो हर्ट हो रहे थे। तो ये चीज़ें भी एक रीज़न था। दूसरा ये कि वो ख़ुद भी उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, उनके ऊपर वहाँ से भी प्रेशर था, तो इसलिए इसका क़याम अमल में लाया गया। अच्छा, फिर उसके बाद चूँकि कच्ची कम्युनिटी तो एक मज़दूर तबका टाइप की से ताल्लुक़ रखने वाली एक कम्युनिटी थी, आस्करी कोई विंग नहीं था, कोई मिलिटेंट नहीं थे, कोई ट्रेनिंग का सिलसिला नहीं था, कोई वेपन वाला सिलसिला नहीं था। तो अब इनको ये कैसे फेस करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर्स को जो सालों से लड़ते आ रहे हैं और उनके पास जदीद जो है वो वेपन्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर है, वहाँ ये नॉर्मल सी सारी चीज़ें हैं उन लोगों के लिए, और यहाँ तो किसी के पास पिस्तौल नहीं है। तो उसके लिए दो का सहारा लिया गया। एक, सबसे पहले तो जो उनके मुखालिफ हुआ करता था कभी, गफ़ार ज़िक्री, अरशद पप्पू गैंग। गफ़ार ज़िक्री चूँकि 2007 में अमन मुआहदे का हिस्सा बन चुका था रहमान के साथ, लेकिन रहमान के मरने के बाद फिर वही दोबारा से जो इंटरनल इश्यूज़ हुए और वो फिर छोड़ के चला गया, तो दोबारा से उसकी एंट्री करवाई गई, लेकिन KRC में। और इसी तरह अगर हम कहें कि उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए, मज़ीद ताकतवर करने के लिए जो MKM का मिलिटेंट विंग था उसको भी ऑन किया गया और बज़ाहिर KRC को सामने रखा गया, लेकिन बैकअप सपोर्ट के ऊपर जो है वो ये लोग थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। और जो इतने अरसे उनकी फ़ाइट चली वो भी इसलिए चलती रही, भले उसमें कोई कामयाबी एज सच नहीं मिली उनको, लेकिन उनको कोई एज सच ये भी नहीं हुआ कि जो आप कहते हैं कि इलाके कब्ज़ा करना, तो इलाके कब्ज़ा भी नहीं कर पाए अगर देखा जाए सही तरीके से। तो जो गैंगस्टर थे लियारी के, वो कच्चियों के इलाकों में घुस ज़रूर रहे थे, लोगों को मार भी रहे थे, अगवा भी कर रहे थे, फायरिंग भी कर रहे थे, एवान, रॉकेट, ग्रेनेड, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन वो इलाके कैप्चर नहीं कर पाए थे। वो टफ़ टाइम था, यानी टफ़ वॉर थी वो भी। सर ख़वातीन भी सुना उस टाइम राइफल्स लेके अपने घर की उस वक्त सभी थे। उस वक्त जो है देखें, हालात और वाक़यात आपको मजबूर कर देते हैं। तो उस वक्त जो हालात थे, आप बहुत कमज़ोर थे। तो जब तक कि यहाँ तक कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो हम जिक्र कर रहे हैं कि गफ़ार ज़िक्री और MKM का जो स्लीपर्स जो था अपना टारगेट की रिंग या मिलिटेंट विंग, उनकी सपोर्ट के बावजूद भी फिर भी आप में एक एहसास कमतरी तो थी ना, आप फिर भी उनके सामने कमज़ोर थे। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पार्टी थी, तो इसलिए वहाँ के जो नॉर्मल लोग थे सभी थे, उसमें ख़वातीन भी थी
यंग एज के लड़के भी थे, बच्चे भी थे, जो जो जिसके पास जितना पॉसिबल था ना, वो अपना अपना जो है रोल प्ले कर रहा था उस वक्त। सर एक वक्त ऐसा आया जिनको पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती थी, आज वो ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो गए। और ऐसा वक्त भी हमने लियारी के अंदर देखा कि लियारी के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहते थे उनको घर छोड़कर भागना पड़ा। ये क्या मैटर था? ये पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था? अच्छा देखिए, ये ना पहले भी हुआ है, रहमान की ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है, और ये बाद में भी जो है ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि रहमान के दौर में नबील गबूल, ठीक है, रहमान के दौर में जो था वो नबील गबूल, अगर हम सियासी एतबार से बात करें, पीपल्स पार्टी की को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, या उसका समझ लें कि एक ब्रिज का जो रोल प्ले कर रहे थे वो रहमान डकैत ने और नबील गबूर थे रहमान डकैत के टाइम पर। लेकिन रहमान डकैत के टाइम पे जब उज़ैर की एंट्री हुई, तो उज़ैर की एंट्री के टाइम पे जो है वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की एंट्री होती है, वो उनके करीब चले जाते वो हैं। उनके करीब चले जाते हैं, और इसी तरह जब उनकी एंट्री होती है तो आउट हो जाते नबील गबूर। नबील कबूल गायब। सही है। और फिर यही वजह थी कि वो फिर बाद में जाके एमकेएम भी ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद जाके वो एमकेएम के टिकट पे एमएनए भी अजीजाबाद से मैंने बन गया। एमएनए बना दिए जाते हैं या बन जाते हैं। तो ये कुछ इश्यूज थे कि अगर एक की एंट्री हो रही है, और यही वजह थी ना कि देखिए उस वक्त चूँकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट, पर्सनली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे कोई जाती लड़ाई हो, जाती पर्सनल लेवल पर आके जो है ना वो चीज़ें ऐसा लग रहा था जैसे पर्सनल है, क्योंकि बाज़ वगैरह आप देखें ना उस वक्त आपकी जो वफाकी जो आप वफाक में थे, आपका जो फेडरल होम मिनिस्टर थे उस वक्त रहमान मलिक, वो भी और बाकी दीगर भी सब डिसोन कर चुके थे गैंगस्टर्स को ले गैंगस्टर्स को, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है वो ऑन कर रहे थे। यानी कि पोजीशन इस तक, हालात इस तक आ गए थे कि जो हमने सुना था उस वक्त, जो जितना मुझे याद है कि जरदारी साहब खुद परेशान हो गए थे कि यार इसको लगाम डालो, इसको बंद करके रखो, इसको तंग आ चुके थे। मतलब आपने देखा, हमने मतलब उनका जो एटीट्यूड था, रवैया या बिहेवियर कहें, वो बिल्कुल ऐसा होता था जैसे कि वो बस अभी लड़ जाए, मर जाए, कुछ कर जाए, चीख रहे हैं, हर चीज़ में चीख रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई, चाहे वो कोर्ट में कहीं जा रहे हैं या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनली इन चीज़ों को ले रहे थे। मतलब पूरी पीपल्स पार्टी एक साइड हो गई थी जो इनको डिसोन कर रही थी, वाहिद जुल्फकार मिर्जा थे जो इसको ऑन कर रहे थे कि नहीं हमारे लोग हैं। कुछ और लोग भी थे पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को अकेले तो नहीं होंगे, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की मेंटलिटी के लोग और भी थे उनके साथ, जो कहीं ना कहीं खुल के बंद होके खामोशी से कहीं ना कहीं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ भी तो कोई ना कोई यकीनन खड़ा होगा ना। और फिर हमने वो दौर भी देखा कि जो नॉमिनेशंस हो रही हैं इलेक्शंस इलेक्शन के लिए, वो वहाँ से हो रही हैं बैठ के, आपके जो गैंगस्टर्स हैं वो नॉमिनेट कर रहे हैं कि जी फलाना सानिया मिर्ज़ा, जावेद नागौरी, शाहजहान बलोच, ये जी ये जाएंगे, ये इलेक्शन बनेंगे, एमपीए बनेंगे। लड़ना क्या, जीतना ही है वहाँ तो, क्योंकि वही जितवाते थे, आज वही बन रहे हैं। आज वो कल पहले किसी और को जितवा रहे होते थे वहाँ से, आज वो खुद। तो सर पीपल्स पार्टी इतना मजबूर क्यों हो गई थी कि गैंगस्टर्स के दिए हुए नाम के जो लोग थे उनको इन्होंने अपने शेल्टर के नीचे जाके इलेक्शन लड़वाए? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लैकमेलिंग भी एक चीज़ होती है, ठीक है। जब रहमान डकैत का इनकाउंटर हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है, फिर उन्होंने, हम गए वहाँ पर तो उन्होंने बाकायदा हमें बड़ी सारी तस्वीरें दिखाई कि कौन कौन से पॉलिटिशियंस हमारे साथ राब्ते में रहे, कौन कौन से आता रहा, कौन कौन क्या करता रहा। तो ये जो ब्लैकमेलिंग का जो फैक्टर था ना, ये गैंगस्टर के अंदर शुरू से था। वो जब देखते थे कि यार चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, या ये हमें डिसोन करने जा रहे हैं, या हमें जो है ये नेगलेक्ट कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। और पीपल्स पार्टी की चाहते ना चाहते हुए भी
पीपल्स पार्टी की जरूरत तो थी ना। अगर आपको सर इज्जत तो बचानी थी कहीं ना इज्जत भी कहीं से। बचानी है, आपको लियारी जाता हुआ अच्छा किसको किसको अच्छा लगेगा कि सर लियारी हाथ से जाता। कहा जाता है और वो देखे ना, अभी गया ना पीपल्स पार्टी के एक सीट तो वो तहरीक इंसाफ के पास है, फिर बीच में एक सीट आपकी किमाड़ी से गई, तो चीजें तो जा गई ना, नुकसान तो सर हुआ, यही वही इस कराची को अगर हम ये कह लें, लियारी के अंदर गैंगस्टर्स को ऑन करने का नतीजा इनको ये मिला कि बिलावल भुट्टो जरदारी वहां से इलेक्शन हार गए, जहां कराची के अंदर एमकेएम का अरूज होने के बावजूद। देखें, दोनों ही चीजें ओन करने का फायदा भी हुआ और नुकसान लेकिन भी हुआ। ज्यादातर नुकसान हाँ, हुआ। दोनों दोनों ही चीजें हुई, फायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ। अच्छा फराज भाई, मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने पहले इनको डिसोन कर दिया, फिर ऑन क्यों किया था? इसमें भी जो रोल प्ले किया वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जो है वो रोल प्ले किया, क्योंकि जरदारी साहब तो डिसोन कर चुके थे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जाके जो है वो जरदारी साहब को जो है वो राज़ी किया इस पे, और फिर दोबारा से जो है बाकायदा जो है वो सिलसिला ऑन करने वाला शुरू हुआ। और उसके बाद अगर आप देखें कि 2013 के जो इलेक्शन हुए, तो उस इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे सैयद कायम अली शाह उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वो या फरियाल तारपुर या पूरी जो पीपल्स पार्टी की जो सूबाई काबीना थी, एक बड़े बड़े नाम थे उसमें, और वो बाकायदा उसकी तस्वीरें वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई थी। वो बाकायदा वहाँ जाते, लियारी जाते और उधर से मुलाकात करते हैं। तो और ये सारी चीज़ें तो वक्तन फ़वक्तन हो रही थी ना। तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमने देखा कि जब उज़ैर को सक्सेसर बनाया जाता है तो उस वक्त भी दिखाई देती है वहाँ पर। फिर जब कोई इलेक्शन का वक्त आता है तब भी दिखाई देती है। फिर दोबारा से पैचअप होता है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो दोबारा से पैचअप करवाते हैं और वो इलेक्शन के लिए नॉमिनीज़ करवाते हैं, उसीलिए जरदारी साहब को मतलब इसमें राज़ी सारा चीजें करवाते हैं, मामला तो जुल्फकार सारी मिर्जा चीज़ें। साहब ने किए थे। तो ये जो देखिए, जब से रहमान मरा तब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, जब से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा होम मिनिस्टर बने, चीज़ें सब उनके हाथ में। सर सुना है उज़ैर बलोच वजीर दाखिला भी बनना चाहते थे। देखें, यही रहमान का था। हाँ, रहमान भी एंड में ठीक एमपीए है, बनना चाहता था। ठीक है। अब वो एमएनए बनना चाह रहा था, एमएनए बनना चाह रहा था, लेकिन कोई ना कोई चीज़ वो बनना चाह रहा था, और ये उसको कहीं ना कहीं अश्योरेंस दी भी गई थी कि यार ये होगा, ठीक है। और यही वजह थी कि वो जो सोशल वर्कर बनना और सोशल वर्कर से पॉलिटिशियन बनना, और हो सकता है कि वो एमएनए एमपीए हो या वो होम मिनिस्टर का ही सपना देख रहा हो। ये सपना जो है वो ज़हर ने भी देखा। और मुझे याद है कि जब लियारी ऑपरेशन चल रहा था, जो चौधरी असलम वाला 10 दिन का जो लियारी ऑपरेशन था, तो एक अक्सर व बेशतर मेरा वहाँ जाना रहता, अक्सर व बेशतर नहीं बल्कि 10 दिन ऑपरेशन हुआ, तो वो 10 दिन के 10 दिन मैं लियारी मुसलसल जाता रहा। और एक दिन इसी तरह यही हुआ कि उज़ैर और बाबा तो खैर वो पहले में अलग जगह पर था, उस जगह उस मुकाम पर उज़ैर था और उज़ैर की पूरी टीम थी। अच्छा, बाबा का कहे या उज़ैर का कहे, बड़ा ख़ास एक लड़का था, सिकंदर सिक्कू। अच्छा। बड़ी सी मशीन गन उसके पास, जो जिसमें बाकायदा डब्बा शब्बा लगा हुआ होता है ना, बुलेट्स वाला, वो वाली चरखी वाली, बहुत ज़बरदस्त। और वो तकरीबन उसके पास उस वक्त थे कोई 40-50 के करीब लड़के। और मूवीज़ में तो हमने अक्सर व बेशतर देखा है, लेकिन लाइफ में मैंने पहली दफ़ा किसी डॉन को देखा था, जो उसका प्रोटोकॉल था। डॉन तो देखे, लेकिन डॉन का जो असल प्रोटोकॉल होता है ना, जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि भाई डॉन चल रहा है और उसके साथ उसके लोग चल रहे हैं या गाड़ियाँ चल रही हैं, वो वाक़ई में मतलब वो विजुअल्स मेरे सामने अक्सर व बेशतर घूमते रहते हैं जब भी कभी ज़िक्र होता है। तो बहरहाल, तो इसी तरह जब उज़ैर चलना शुरू हुआ तो उसके साथ वो जो 20-30-40 लड़का था और बड़ी-बड़ी उनके पास वेपन से वो चलना शुरू हुए, तो मैं अकेला ही था वहाँ पर उस वक्त मौजूद। अंदर पता नहीं कौन सी जगह थी, ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था, पुलिस बाहर थी, ये लोग अंदर थे और मैं भी किसी तरह से अंदर ही था उन्हीं के पास ही। तो सबसे पीछे था सिक्कू।
वो एक गली से निकला और मैंने सिक्कू को, ऐसी कोई बात हुई हमारी, तो मैंने सिक्कू को कहा कि मैंने कहा हाँ भाई ये भी मिनिस्टर वगैरह क्या एमपी वगैरह बनना है क्या है। तो उसने बड़ा हंसते हुए और बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस में जो है ना उसने बोला नहीं होम मिनिस्टर। अच्छा। मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो मैं शायद बता नहीं पा रहा कि एक तो उनका देखिए उनके बात करने का एक मखसूस अंदाज होता है। मैं तो नहीं कर सकता उस तरह, लेकिन वो लोग जो है उनका एक अंदाज ही एक बड़ा मखसूस होता है, बड़ा हम मुझे तो बहुत इंस्पायर करता था वो अंदाज। और उस पे इतना कॉन्फिडेंस हो और आप इतनी ऊपर की बात कर रहे हो और इतने कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हो और अपने एक मखसूस अंदाज में कर रहे हो ना, तो उससे ये था कि कहीं ना कहीं यार ये लोग सोच के बैठे हुए। और हम यही सोच रहे थे, वही रहमान वाला सोच रहे थे हमारे जहन में, मेरे जहन में उस वक्त यही था कि यार ये एमएनए एमपीए वगैरह ही होगा, लेकिन मेरे जहन में भी ये नहीं था कि होम मिनिस्टर वजीर का दाखिला माइंड सिंध। बना के बैठे हुए। तो कोई जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से रिलेटेड कोई बात थी, एग्जैक्ट मुझे वो वर्ड्स याद नहीं है कि उस वक्त एक्चुअल बात क्या हुई थी, लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि उसका जो कहना था वो होम मिनिस्टर बनेगा उज़ैर बलोच। अच्छा। यानी वो ये सोच के बैठे हुए थे कि उज़ैर अगला जो होम मिनिस्टर है वो सिंध का, वो उज़ैर बलोच है। बहुत बहुत शुक्रिया फराज खान साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे फराज खान साहब, इन्होंने बताया कि किस तरीके से महाजर बलोच लड़ाई हुई और उसके अंदर मासूम शहरी किस तरीके से मरे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।